वेलकम बैक टू फिल्म वाला। आज मैं 2022 की ड्रामा फिल्म इन आवर प्राइम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्पॉयलर्स हैं तो थोड़ा संभल के देखना। साउथ कोरिया के एक बहुत ही एलीट हाई स्कूल में जहां सिर्फ टॉप 1% स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हान जी वो अपने आप को फिट नहीं कर पाता। अपनी पुरानी सिंपल स्कूल में वो सबसे तेज स्टूडेंट था, लेकिन यहाँ हर तरफ जीनियस बच्चे हैं। रिजल्ट ये होता है कि रैंकिंग में जी वो ऑलमोस्ट लास्ट आ जाता है, स्पेशली मैथ्स में, जो कॉलेज एडमिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके ज्यादातर क्लासमेट्स अमीर फैमिली से आते हैं। प्राइवेट ट्यूटर्स और कॉस्टली कोचिंग उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जीवू स्टूडेंट वेलफेयर पर डिपेंड करता है और ऐसी फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका मैथ्स टीचर मिस्टर किम गन हो उसे क्लियरली बोल देता है कि करंट मार्क्स के साथ टॉप यूनिवर्सिटी मिलना मुश्किल है और स्कूल ट्रांसफर करने का सजेशन देता है। एक रात हॉस्टल के कुछ स्टूडेंट्स जीवू को पैसे देते हैं ताकि वो छुप के बाहर जाकर स्नैक्स और अल्कोहल ले आए, लेकिन वापस आते वक्त वो पकड़ा जाता है स्ट्रिक्ट नाइट गार्ड ली हक संग के हाथ। अगली सुबह मिस्टर किम जीवू पर प्रेशर डालते हैं कि वो बाकी स्टूडेंट्स के नाम बताए जो इस प्लान में इन्वॉल्व थे। जीवू मना कर देता है। वो अपनी लॉयल्टी चूज करता है अपनी सेफ्टी से ऊपर। उसकी ये साइलेंस क्लासमेट पाक बोराम का अटेंशन अट्रैक्ट करती है, लेकिन साथ ही उसे टेम्पररी हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। क्लास के बाद उसके रूममेट्स थैंक यू बोलने के लिए उसे पैसे देना चाहते हैं, पर जीवू उन्हें मना कर देता है। वो बोलता है कि वो दोस्त है और वही काफी है। सब मजाक में बात करते हैं कि अब लेट नाइट फूड कैसे स्मगल करें, लेकिन जब से हक्संग गार्ड बना है ये काम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हुए उसे कमी ऑफिसर बोलते हैं क्योंकि वो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है। बाद में हक्संग अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे वार्निंग देता है कि नाइट ड्यूटी उसकी हेल्थ के लिए खराब है और स्लीपिंग पिल्स के कांस्टेंट यूज से उसका बॉडी क्लॉक बिगड़ चुका है। हक्संग बस इतना बोलता है कि डिफेक्टर होने के नाते गार्डिंग के अलावा कोई जॉब ऑप्शन नहीं है। जब तक डॉक्टर कोई बेटर सोल्यूशन ना दे, पिल्स ही उसका सहारा है। उस शाम हक्संग अपने शांत और खाली अपार्टमेंट वापस आता है। टाइम पास करने के लिए वो अपनी टर्टल को खाना देता है, स्ट्रॉबेरी मिल्क पीता है और सुडोकू सॉल्व करता रहता है। अगले दिन तक जीवू को ऑफिशियली हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। जब जीवू अपना बैग लेकर निकल रहा होता है, बुरम उसका मजाक उड़ाती है। वो बोलती है कि उसे लगा था जीवू शायद लूजर वाली इमेज से बाहर निकल आएगा, लेकिन क्लियरली वो गलत थी। कुछ घंटे बाद जीवू अपने घर पहुंचता है और माँ के आने से पहले थोड़ा सा सफाई करता है। उसकी माँ, जो विडो है और सालों से मेहनत करके उसे पाल रही है, अपने बेटे को इतनी बड़ी स्कूल की यूनिफॉर्म में देखकर प्राउड फील करती है। जीवू हिम्मत नहीं जुटा पाता ये बताने की उसके पास रहने की जगह नहीं है। वो माँ से कहता है कि बस मिलने आया था और अब उसे वापस स्कूल जाना होगा वरना लेट हो जाएगा। वापस जाते वक्त अचानक जोर से बारिश शुरू हो जाती है और जीवू बचने के लिए एक बंद पड़े स्कूल लैब में घुस जाता है। वहीं हक्संग उसे पकड़ लेता है। जब उसे पता चलता है कि जीवू के पास रात गुजारने की जगह नहीं है, तो गार्ड का दिल पिघल जाता है और उसे अपने ऑफिस में रहने का ऑफर देता है। जब जीवू वहां सो रहा होता है, हक्संग उसकी मैथ्स की वो असाइनमेंट देख लेता है जो जीवू कंप्लीट नहीं कर पाया था। सुबह होते ही हक्संग उसे उठाकर भेज देता है। मैथ्स क्लास में पहुंचकर जीवू शॉक हो जाता है। उसका होमवर्क कंप्लीट था और बिल्कुल परफेक्टली जो हक्संग ने किया होता है। बोरम वो परफेक्ट सोल्यूशन देख लेती है और जीवू से कहती है कि टीचर को दिखा दे, लेकिन जीवू उसे चुप रहने को बोलता है। क्लास के बाद जीवू हक्संग को ढूंढता है, उसे थैंक यू बोलता है और पूछता है क्या वो उसे पढ़ा सकता है। हक्संग मना कर देता है और उसे फिर से वहां से निकाल देता है। बाद में स्टडी रूम में जीवू सुनता है कि उसके क्लासमेट्स के प्राइवेट ट्यूटर्स भी वही मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तब उसे समझ आता है कि हक्संग कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मजबूर होकर जीवू कैंपस में उसके पीछे पीछे घूमने लगता है, लेसन्स के लिए भीख मांगता है, लेकिन हक्संग उसे कंटिन्यूअसली इग्नोर करता रहता है। एक दोपहर जब हक्संग कचरा फेंकने जा रहा होता है, तब वो टीचर्स की बातचीत सुन लेता है। वो वेलफेयर स्टूडेंट्स के बारे में बुरा बुरा बोल रहे होते हैं कि उनके पेरेंट्स केयरलेस होते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। मिस्टर किम तो जीवू का नाम भी ले लेता है। जब जीवू फिर से हक्संग के पास ट्यूशन के लिए आता है, तो हक्संग सीधा बोल देता है कि उसके लिए स्कूल ट्रांसफर करना ही बेटर होगा। साथ ही वो कहता है कि सेल्फ पिटी को अपनी पहचान मत बनाओ, क्योंकि एक बार अगर उसे पहन लिया तो बंदा अपनी ही ट्रेजेडी में फंस जाता है। जीवू अपना गुस्सा निकालता है और बताता है कि उसे कितना बुरा लगता है जब दूसरों को वो अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल जाती हैं जहां तक वो कभी पहुंच ही नहीं सकता। ये सब सुनने के बाद हक्संग फाइनली मान जाता है और उसे पढ़ाने के लिए अग्री करता है। बस कंडीशन ये होती है कि पेमेंट स्ट्रॉबेरी मिल्क में होगी। अगले दिन हक्संग अपने पुराने दोस्त गीचिल से मिलने जाता है, वही आदमी जिसने उसे साउथ कोरिया में सेटल होने में मदद की थी और अब सोल में नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स के लिए काम करता है। दोनों साथ में बोर्ड गेम्स खेलते हैं और लाइफ के बारे में बातें करते हैं। जब गीचिल उसे लैंप्स गिफ्ट करता है जो हक्संग को चाहिए थे, तो हक्संग क्लियरली बोल देता है कि वो उनका पैसा देगा। वो याद दिलाता है कि वो इस कंट्री में भीख पे जीने नहीं आया था। उस रात हक्संग अबैंडन लैब के अंदर लैंप्स लगा देता है ताकि वहीं छुपकर जीवू को पढ़ा सके। वो 3 स्ट्रिक्ट रूल्स रखता है। पहला, इन क्लासेस के बारे में कोई नहीं जानेगा। दूसरा, मैथ्स के अलावा कोई सवाल नहीं। तीसरा, वो मैथ्स पढ़ाएगा लेकिन मार्क्स और एग्जाम्स के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। जब जीवू सब मान लेता है तो हक्संग उसे पहला क्वेश्चन देता है ट्राइंगल का एरिया निकालने का। जीवू ऑलमोस्ट तुरंत सॉल्व कर देता है और बोलता है कि ये तो मिडिल स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। हक्संग उसे गलत बताता है और ट्राइंगल के अराउंड एक पूरा सर्कल ड्रॉ करके प्रूव करता है।
जीवू को लगता है कि उसे ट्रिक किया गया है और वो प्रोटेस्ट करता है कि क्वेश्चन अनफेयर था। तब हक्संग समझाता है कि असली गलती क्वेश्चन में नहीं बल्कि जीवू के सोचने के तरीके में है। आंसर इंपॉर्टेंट है पर सवाल को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैथ सिर्फ रिजल्ट का गेम नहीं होता बल्कि सोल्यूशन तक पहुंचने के रास्ते का होता है। जब जीवू फाइनली ये बात समझ लेता है तो हक्संग इस पल को एप्सिलॉन बोलता है। इससे उसे अपनी जवानी का एक याद आ जाता है जब उसे और उसके एक दोस्त को एकेडमिक अचीवमेंट के लिए एक क्लासी पेन मिला था। हक्संग बताता है कि एप्सिलॉन का मतलब होता है कुछ बहुत छोटा, लगभग इनसिग्निफिकेंट या फिर ट्रिवियल सा। क्लास खत्म होने के बाद भी जीवू के पास रहने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए हक्संग उसे उस रात रुकने देता है। जीवू नोटिस करता है कि हक्संग पुराने कैसेट प्लेयर पर क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद करता है। दोनों थोड़ी देर फेमस कंपोजर्स के बारे में बात करते हैं और इसी बहाने हक्संग अपने पास्ट के सवालों से बच जाता है। कैसेट की आवाज थोड़ी डिस्टॉर्टेड होती है तो जीवू वही म्यूजिक अपने फोन से चला देता है। क्लियर साउंड सुन के हक्संग काफी सरप्राइज होता है और सालों बाद पहली बार उसे शांति भरी नींद आती है। एक्चुअली वो अगले दिन काफी लेट उठता है और जब तक उठता है जीवू ऑलरेडी क्लास के लिए निकल चुका होता है। उसी दिन मिस्टर किम अपनी मैथ क्लास में एक बड़ी अनाउंसमेंट करता है। नॉर्मल फाइनल एग्जाम के बजाय अब स्टूडेंट्स को एलीट पाइथागोरस मैथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा जो उनका ऑफिशियल असेसमेंट होगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल खुश नहीं होते क्योंकि सिर्फ 2 महीने मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मिस्टर किम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हर स्टूडेंट गोल्ड मेडल जीतेगा। जीवू रोज हक्संग के पास ट्यूशन लेने जाता रहता है और बोराम नोटिस करने लगती है कि जीवू कितनी बार स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीद रहा है, जैसे कोई आदत बन गई हो। एक शाम जीवू एक काफी टफ क्वेश्चन में फंस जाता है जिसमें एक स्पेशल मेथड चाहिए होता है। हक्संग शॉर्टकट बताने से मना कर देता है और कहता है कि सब कुछ मैन्युअली कैलकुलेट करो। 3 घंटे बाद जीवू फाइनली सोल्यूशन निकाल लेता है और तब हक्संग उसे अपनी तरफ से एक लेसन देता है। वो बताता है कि फेमस मैथमेटिशियन बर्नहार्ड रीमन ने कभी स्क्वायर रूट ऑफ 2 के 38 डेसिमल प्लेसेस हाथ से कैलकुलेट किए थे, सिर्फ इसलिए ताकि प्रॉब्लम के साथ रियल कनेक्शन बन सके, जो सिर्फ फॉर्मूलाज रटने से कभी नहीं होता। ऐसी मेहनत से ही रियल अंडरस्टैंडिंग आती है, वो कहता है। हक्संग अब भी जीवू को ये नहीं बताता कि उसका आंसर सही है या नहीं। वो बोलता है कि खुद ट्रूथ डिस्कवर करना ही असली असाइनमेंट है और वही एक मैथमेटिशियन का काम होता है। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते जाते हैं जीवू की मैथ स्किल्स दिन ब दिन स्ट्रांग होती जाती हैं। एक दोपहर जीवू को एक काफी दुख भरी न्यूज मिलती है। उसका एक क्लोज फ्रेंड जो वेलफेयर स्टूडेंट भी है अपने पुराने स्कूल वापस ट्रांसफर हो रहा होता है। वो एडमिट करता है कि यहाँ आना स्ट्रगल के लायक ही नहीं था। ये बात जीवू को मजबूर कर देती है अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचने पर। बोरम उसे समझने और सपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बोलती है कि दोनों सेम सिचुएशन में हैं, जीवू को लगता है जैसे वो उसका मजाक उड़ा रही हो, क्योंकि बोरम रिच बैकग्राउंड से आती है। उनकी बात तब रुक जाती है जब बोरम की मॉम उसे लेने आ जाती है। कार में बैठते ही बोरम को डांट पड़ती है वेलफेयर स्टूडेंट के साथ घूमने के लिए। टेक्निकली बोरम भी वेलफेयर कैटेगरी में आती है क्योंकि उसके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं, लेकिन क्योंकि उसे फाइनेंशियल एड नहीं मिलती, दोनों सिचुएशंस क्लियरली सेम नहीं होती। उसकी मॉम उसे पियानो म्यूजिक सुनने पर भी डांटती हैं, कहकर कि उसे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने छुपके से मिस्टर किम को बोरम का प्राइवेट ट्यूटर हायर कर रखा होता है, जो रूल्स के अगेंस्ट है। उस रात जीवू हक्सुंग को अपने फ्रेंड के ट्रांसफर के बारे में बताता है और पूछता है कि क्या उसे भी स्कूल छोड़ देना चाहिए। हक्सुंग उसे हिम्मत देता है और बोलता है कि सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं आती, बल्कि एंड तक टिके रहने की करेज से मिलती है। अपनी बात प्रूव करने के लिए हक्सुंग जीवू को उसके चेक्ड असाइनमेंट्स दिखाता है। कुछ फाइनल आंसर्स गलत होते हैं, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सही होता है, एंड वही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी रात जीवू की सस्पेंशन खत्म हो जाती है और उसे वापस डॉर्म्स में रहने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन वो मान लेता है कि उसे हक्सुंग के साथ रहना मिस होगा। अगले दिन बोरम जीवू को स्ट्रॉबेरी मिल्क देती है एक अपॉलॉजी नोट के साथ। जब जीवू थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होता है, बोरम चुपके से उसके पीछे अबैंडन्ड लैब तक पहुंच जाती है और पूरा सीक्रेट समझ जाती है। हक्सुंग को जीवू का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलने के बाद वो पूछती है कि क्या वो कभी कभी आ सकती है। हक्सुंग मान जाता है, बस कंडीशन ये होती है कि बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बोरम मजाक में उसे कमी ऑफिसर बुला देती है, जिससे हक्सुंग कंफ्यूज हो जाता है। वो नॉर्थ कोरिया से हो सकता है, लेकिन कभी आर्मी में सर्व नहीं किया। कुछ रीजंस की वजह से उसे एग्जामिशन मिली थी, जो वो एक्सप्लेन नहीं करता। तभी उनकी नजर कुछ स्टूडेंट्स पर पड़ती है जो कैंपस में छुपते हुए घूम रहे होते हैं। लेकिन पिछली बार जीवू के साथ जो हुआ था उसे याद करके हक्सुंग डिसाइड करता है कि इस बार कुछ नहीं करेगा। एक और शाम जीवू हक्संग से पूछता है कि उन्होंने मैथ्स इतनी सीरियसली क्यों पढ़ी। हक्संग बताता है कि शुरू में रीजन प्रैक्टिकल था, स्कॉलरशिप चाहिए थी और फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना था। लेकिन जैसे जैसे वो मैथ्स में और डीप गया, उसे उसकी ब्यूटी समझ आने लगी और धीरे धीरे उसे इस सब्जेक्ट से प्यार हो गया। फिर वो बोरम को पियानो के पास बुलाते हैं। हक्संग उसे एक कूल ट्रिक सिखाता है, हर डिजिट को एक म्यूजिकल नोट असाइन करना। दोनों मिलकर नंबर पाई को प्ले करते हैं और सरप्राइजिंगली एक काफी ब्यूटीफुल मेलोडी बन जाती है। अगली मैथ्स क्लास में जीवू हक्संग की सिखाई हुई लॉजिक यूज करके मिस्टर किम के एक सोल्यूशन को करेक्ट करता है, जो एक्चुअली गलत क्वेश्चन पर बेस्ड होता है। प्रेज मिलने के बजाय मिस्टर किम उसे डांट देता है। वो कहता है कि आंसर टेक्निकली सही हो सकता है, लेकिन एग्जाम में वही लिखना होता है जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है। सच क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड आंसर देना। ये सब टेस्ट टेक्निक का गेम है, लेकिन जीवू इस बात से अग्री नहीं करता। वो क्लियरली बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, वो एग्जाम में सही आंसर ही लिखेगा। इस एटीट्यूड को डिसरिस्पेक्ट समझकर मिस्टर किम उसे पूरी क्लास के लिए बाहर खड़ा कर देता है। क्लास के बाद जीवू सीधा मिस्टर किम को बता देता है कि वो ट्रांसफर लेने का कोई प्लान नहीं रखता।
उसी आफ्टरनून हक्संग के साथ एक और मीटिंग के दौरान गीचुल उसे एक स्मार्टफोन गिफ्ट करता है ताकि उससे इजीली कांटेक्ट किया जा सके। बाद में हक्संग वो फोन प्राउडली जीवू को दिखाता है और जीवू नोटिस करता है कि वो छोटी सी स्क्रीन पर लंबी लंबी रिसर्च पेपर्स पढ़ रहा होता है। मदद करने के लिए जीवू अपने क्लासमेट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे चुपके से कंप्यूटर लैब में एंट्री दिलवा दे, जहां वो पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करके हक्संग को गिफ्ट करता है। अगला दिन आता है, पाइथागोरस कंपटीशन का दिन। हक्संग की टीचिंग की वजह से जीवू का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग होता है। बोरम भी अच्छी शुरुआत करती है, म्यूजिक वाली टेक्निक याद रखकर, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर उस पर हावी हो जाता है। नर्वस और फ्रस्ट्रेटेड होकर वो एग्जाम कंप्लीट किए बिना ही क्लासरूम छोड़कर चली जाती है। पब्लिक एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए बोरम की मॉम उसे घर पर ही रखती है और बहाना बना देती है कि दोनों ट्रिप पर जा रहे हैं। जीवू उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सारे मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आता। शाम को जीवू और हक्संग क्लासिकल कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं, फ्री टिकट्स पर, जो बोरम ने दिए होते हैं, क्योंकि उसकी फैमिली उस इवेंट को स्पॉन्सर कर रही होती है। बोरम वहां कभी नहीं आती, लेकिन म्यूजिक हक्संग को इतना टच कर जाता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कॉन्सर्ट के बाद हक्संग जीवू को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है और जीवू रियलाइज करता है कि ये पहली बार है जब वो हक्संग को प्रॉपरली खाना खाते हुए देख रहा है। उसी रात एक बड़ी न्यूज सामने आती है, पाइथागोरस टेस्ट ऑनलाइन लीक हो चुका होता है। टीचर्स पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें उस स्टूडेंट को ढूंढना होगा जो रिस्पॉन्सिबल है, वरना एजुकेशन बोर्ड उनकी जॉब्स भी ले सकता है। इसी बीच जीवू और हक्संग कुछ शॉपिंग के लिए एक बुक स्टोर जाते हैं। वहां एक स्ट्रेंजर हक्संग को पहचान लेता है। वो भी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर होता है और हक्संग को डॉक्टर बोलकर बुलाता है। याद दिलाता है कि कभी हक्संग ने उस यूनिवर्सिटी में क्लासेस ली थी जहां वो पढ़ा करता था। वो हक्संग को एक लेजेंडरी मैथ जीनियस भी कहता है और गलती से जीवू को उसका बेटा समझ लेता है, जिससे सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। हक्संग पोलाइटली उसका शुक्रिया अदा करता है और जल्दी से स्टोर से निकल जाता है। बाद में जीवू के सवालों का जवाब देने से भी बचता है। घर पहुंचकर हक्संग अपने बेटे ली तेयून के साथ बिताए हुए पल याद करता है, साथ डिनर करना, पेट टर्टल लेना और स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदना, जो तेयून का फेवरेट ड्रिंक था। अगली सुबह टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलती है। मैथ्स के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स में से एक, रीमन हाइपोथेसिस को सॉल्व करने के करीब पहुंच चुका बताया जाता है और इसके पीछे नाम होता है एक फेमस नॉर्थ कोरियन मैथमेटिशियन ली हक्संग। अभी भी स्कॉलर्स की कमेटी उस क्लेम को रिव्यू कर रही होती है। टीवी पर प्रोफेसर ओ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, जहां वो बताता है कि बचपन में एक मैथ ओलंपियाड के दौरान उसकी हक्संग से मुलाकात हुई थी। ओ साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा था और हक्संग नॉर्थ को। दोनों को एक फेमस मैथमेटिशियन ने एक फैंसी पेन गिफ्ट किया था, जो पेन ओ आज तक संभाल कर रखता है। गीचुल और जीवू दोनों टीवी पर ये न्यूज देखते हैं, लेकिन हक्सुंग को सबसे पहले ढूंढने जीवू ही पहुंचता है। जैसे ही वो उससे रीमन हाइपोथेसिस के बारे में पूछता है, हक्सुंग गुस्से में आ जाता है और सीधा बोल देता है कि फ्यूचर में कभी भी इस टॉपिक का नाम मत लेना। उसी वक्त मिस्टर किम भी लीक्ड एग्जाम के चक्कर में हेवी प्रेशर में होता है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन दांव पर लगी होती है। जब एक कलीग स्टूडेंट्स की रूमर सुन के सिक्योरिटी फुटेज चेक करता है, उसे इस मेस से निकलने का एक रास्ता मिल जाता है। अगली सुबह मिस्टर किम जीवू को बुलाता है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें जीवू कंप्यूटर लैब से प्रिंटेड पेपर्स लेके निकलता हुआ दिखता है। जीवू समझाने की कोशिश करता है कि इसका लीक टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो कुछ प्रूव नहीं कर पाता। वीडियो प्रूफ और सिर्फ कुछ महीनों में जीवू की मैथ में हुई सडन इंप्रूवमेंट के साथ कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तब मिस्टर किम एक डील रखता है, अगर जीवू ट्रांसफर लेने के लिए मान जाता है तो उस पर कोई ऑफिशियल एलिगेशन पब्लिक नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी स्कूल में यह अफवाह फैल जाती है कि एग्जाम लीक जीवू नहीं किया था। बोरम इस बात से काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसे सच पता होता है। दूसरी तरफ गीचुल खुद भी एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। नॉर्थ कोरिया गुस्सा होता है कि साउथ हक्सुंग की अचीवमेंट्स अपनी बता रहा है, स्पेशली क्योंकि ये रिसर्च मिलिट्री इंक्रिप्शन से जुड़ी हुई है। इसी वजह से अथॉरिटीज गीचुल पर प्रेशर डालते हैं कि वो हक्सुंग को टीवी पर लाकर सब क्लियर करवाए। अब हक्सुंग का नाम हर न्यूज चैनल पर चल रहा होता है। एक पुराना कलीग भी उससे मिलने आता है और कहता है कि दोनों साथ नॉर्थ वापस चलते हैं। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब वो मान लेता है कि हक्सुंग को वापस ले जाने से उसे खुद भी माफी मिल जाएगी। ऊपर से जब वो हक्सुंग के बेटे का जिक्र करता है तो हक्सुंग और भी गुस्से में आ जाता है। बाद में गीचुल हक्सुंग के पास जाकर माफी मांगता है, क्योंकि वो अथॉरिटीज को उससे दूर नहीं रख पाया। लेकिन हक्सुंग फिर भी उसका शुक्रिया अदा करता है इतने सालों तक उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। जब हक्सुंग शहर छोड़ने की पैकिंग कर रहा होता है, गीचुल उसे वो रिसर्च पेपर्स लौटा देता है जिन्हें हक्सुंग ने सालों पहले फेंकने की कोशिश की थी। गीचुल ने उन्हें छुपाकर बचा लिया था, क्योंकि वो जानता था कि वो पेपर्स बहुत ज्यादा कीमती है। उसी वक्त जीवू भी वहां पहुंचता है, लेकिन जब उसे अंदर से तेज आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो बाहर ही रुक जाता है। हक्सुंग गुस्से में बताता है कि इसी रिसर्च की वजह से उसका बेटा मरा था और वो इसे टीवी पर दिखाने से साफ मना कर देता है। गीचुल के जाने के बाद जीवू हक्सुंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हक्सुंग उस पर भड़क जाता है और कह देता है कि उनका रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद जीवू को बोरम का फोन आता है, जो रोती हुई होती है और समझ नहीं पाती कि जीवू खुद को फ्रेम होने क्यों दे रहा है। जीवू ठंडे टोन में सिर्फ इतना बोलता है कि सब खत्म हो चुका है और कॉल काट देता है। इसी बीच हक्संग बस टर्मिनल पहुंचता है। जब उसे भीड़ में किसी अनजान आदमी का चेहरा अपने बेटे जैसा लगता है, तो तेह्यून की मौत वाली रात की सारी यादें अचानक वापस आ जाती हैं। पहले भी जब हक्संग ने दूसरे डिफेक्टर्स को बचाते हुए एक और लड़ाई कर ली थी, उसके बाद तेह्यून ने अपने फादर से बहुत तेज बहस की थी। उसने अक्यूज किया था कि हक्संग सिर्फ अपने फायदे के लिए साउथ भाग आया, खासकर इसलिए क्योंकि जब उसकी मां ट्यूबरकुलोसिस से मर रही थी तब उसने ऐसा नहीं किया। हक्संग ने कहा था कि उसने जो भी किया अपने बेटे के बेटर फ्यूचर के लिए किया,
लेकिन तेह्यून गुस्से और दर्द के साथ बोला कि छोटी मोटी जॉब्स करना और हर जगह बेइज्जती झेलना किसी स्कॉलर की लाइफ नहीं होती। अपने फादर को कहकर कि अब वो सिर्फ मैथ्स के साथ ही जिंदगी बिताए, तेह्यून घर से भाग गया और नॉर्थ वापस जाने के लिए तैरकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। वहीं बॉर्डर पेट्रोल ने उसे स्पॉट कर लिया और गोली मार दी। कहानी वापस जीवू पर आती है। रात के अंधेरे में वो चुपके से घर आता है और अपनी मां के सोते हुए ट्रांसफर पेपर्स पर उसकी सील लगा देता है। सुबह होते ही वो ये पेपर्स मिस्टर किम को दे देता है, जो उसे तसल्ली देता है कि उसने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। उसी दौरान हाक्संग एक होटल में छुपा हुआ होता है और गीचुल उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच हाक्संग को बोराम का फोन आता है, जो उसे बताती है कि जीवू स्कूल ट्रांसफर कर रहा है। उसी आफ्टरनून पाइथागोरस अवार्ड सेरेमनी होती है। जीवू ऑलमोस्ट स्कूल छोड़ने ही वाला होता है, तभी बोराम अचानक आती है, उसका सामान छीन लेती है और जबरदस्ती उसे ऑडिटोरियम ले जाती है। प्रोफेसर ओ सेरेमनी स्टार्ट करते हैं और रिसेंटली प्रूवन थ्योरम पर स्पीच देते हैं। बिल्कुल उसी मोमेंट पर हाक्संग भी वहां पहुंच जाता है। अपनी प्यारी टर्टल को रिवर में छोड़कर सीधा स्कूल आया होता है। अपनी पेन दिखाकर हाक्संग प्रूव करता है कि वो कौन है। प्रोफेसर ओ उसे खुले दिल से वेलकम करते हैं और स्टेज पर बोलने का मौका देते हैं। हाक्संग पहले मजाक करता है अपनी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पर, फिर सच बताता है कि जीवू का असली मैथ्स टीचर वही था। वो प्रिंटेड थीसिस दिखाकर प्रूफ देता है कि एग्जाम लीक जीवू ने नहीं किया। इसके बाद वो असली गुनहगार को एक्सपोज करता है, मिस्टर किम, जिसने अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स को पेपर बेचा था। ये सुनते ही मिस्टर किम गुस्से और शर्म से हॉल छोड़कर चला जाता है। आखिर में हाक्संग अपनी पास्ट की कहानी बताता है। वो कहता है कि उसने नॉर्थ कोरिया इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी गवर्नमेंट उसकी मैथ्स रिसर्च को वेपन्स बनाने के लिए यूज कर रही थी। वो चाहता था कि उसका काम स्टूडेंट्स को अच्छी कॉलेजेस और जॉब्स दिलाने में मदद करे, लेकिन इंसान की लालच ने सब कुछ बिगाड़ दिया और इसी वजह से उसने अपना बेटा खो दिया। दर्द और गिल्ट के बावजूद हाक्संग मानता है कि जीवू ने कभी उसे जज नहीं किया और एंड तक उसका राज संभाल के रखा, इवन जब इससे जीवू का अपना फ्यूचर खतरे में आ गया। इमोशन से भरे हुए हाक्संग कंट्रोल नहीं कर पाता और टूट जाता है। वो जीयू से माफी भी मांगता है और उसका शुक्रिया भी अदा करता है, क्योंकि जीयू ने उस पर भरोसा किया। उसकी बातें पास ही खड़े गीचुल को गहरा छू जाती हैं। वो टीवी इंटरव्यू का जिक्र किए बिना चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर भी वो बाहर हाक्संग का वेट करता है और उसे लिफ्ट ऑफर करता है। जो स्मार्टफोन उसने पहले हाक्संग को दिया था, उसे फेंकने के बाद गीचुल अपना आखिरी गिफ्ट दिखाता है, एक लीगली इशूड पासपोर्ट जो हाक्संग को साउथ कोरियन सिटीजन के रूप में पहचान देता है, और साथ ही टिकट्स, ताकि वो कुछ टाइम के लिए गायब हो सके उन लोगों से दूर जो उसे ढूंढ रहे हैं। गीचुल जानता है कि ये सब करने से उसकी जॉब जा सकती है, लेकिन उसके लिए ये सैक्रिफाइस बिल्कुल वर्थ इट है। थोड़े ही टाइम बाद वो जीयू से मिलने जाता है, वो चीज लेकर जो हाक्संग ने उसे देने को कहा था, वो लेजेंडरी पेन और साथ ही उसके रिसर्च पेपर का सबसे पहला वर्जन। 3 साल बीत जाते हैं। जीयू अब एक कॉलेज स्टूडेंट बन चुका होता है और अपने क्लासमेट्स के साथ दुनिया के मशहूर ओबरवोल्फैक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स विजिट करता है। हाक्संग अब वहां काम कर रहा होता है। जीयू उसे सरप्राइज देता है, स्ट्रॉबेरी मिल्क का कार्टन पकड़ाकर एक वॉल हग के साथ। फिर दोनों नंबर्स और थ्योरीज पर बात करते करते पता ही नहीं चलता कब टाइम गुजर जाता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।